हेलो कायनातीज। हमारा सूरज एक आम सा सितारा है। हमारे लिए तो वो बहुत खास है, लेकिन कायनात के लिहाज से वो एक जरा ऑर्डिनरी सा सितारा है। उसका जो इख्तिताम है वो भी जरा आम सा ही होगा। बल्कि हमारी कायनात में 99% या 99% जो सितारे हैं वो हमारे सूरज की तरह से हैं। लेकिन कुछ सितारे जरा बड़े होते हैं मैस में या मादे में। उनका मैस होता है हमारे सूरज से 8-10 गुना और उससे भी ज्यादा। और उन सितारों का इख्तिताम जो है वो जरा जबरदस्त तरीके से होता है, जिसको कहते हैं सुपरनोवा। अब हमारे पास एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि हम एक सितारे को स्टडी करें इस सुपरनोवा होने से पहले। इस सितारे का नाम है एटा कैरिनाई। यह है कायनाती गपशप और मैं हूं सलमान हमीद। (1677) में एस्ट्रोनॉमर्स ने सदर्न हेमिस्फीयर में एक सितारे को कैटलॉग किया, कॉन्स्टेलेशन कैरिना में। यह एक धीमा सा सितारा था, लेकिन 1700 के बाद ये थोड़ा थोड़ा सा ब्राइट होना शुरू हो गया। और फिर 1830s के बाद इसकी ब्राइटनेस जो है वो काफ़ी बढ़ी। बल्कि 11 मार्च और 14 मार्च 1843 के दरमियान में ये सितारा ये सेकंड ब्राइटेस्ट सितारा हो गया पूरे आसमान पे। बल्कि इसकी जो रोशनी है, इसकी जो ब्राइटनेस है, ये जो ओरायन कॉन्स्टेलेशन का सितारा है राइजल, ये उससे भी ज्यादा थी। अब ये सितारा जो है एक लिहाज से लगा कि शायद ये सुपरनोवा हो गया हो, लेकिन ये बात नहीं। उसके बाद से वो वापस धीमा अगले 50 साल तक धीमा होता चला गया। ये सितारा है एटा कैरिनाई। और ये जो उसके साथ उसकी जो ब्राइटनेस बढ़ी बहुत ज्यादा और फिर वापस से धीमा हुआ बगैर फटे हुए, तो इसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि ये एक सुपरनोवा इंपोस्टर था। मतलब यह है कि ये असल में सुपरनोवा नहीं हुआ, क्योंकि सितारा उसके बाद भी मौजूद रहा, लेकिन इसकी जो ब्राइटनेस ज्यादा हुई और कम हुई, ये एक लिहाज से सुपरनोवा इंपोस्टर है। अब हम सितारों में ये इतनी जो बड़ी चेंजेस हैं ब्राइटनेस की, उसके हम इतने ज्यादा यूज्ड टू नहीं हैं। लेकिन ये कहानी है एक बहुत ही दिलचस्प सितारे की। ये एटा कैरिना हमसे तकरीबन 7500 लाइट ईयर्स के फासले पर है। और ये इतना अहम सितारा है कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के कुछ की मिशंस थे। उसमें से एक उसका मिशन ये था कि ये एटा कैरिना को स्टडी करें और पता करें कि इसके साथ क्या हो रहा है और ये हमें सितारों की एवोल्यूशन के बारे में क्या बताती है। एटा कैरिना या उसकी शॉर्ट फॉर्म है एटा कार, जरा इसको कहने में भी जरा आसानी होती है। वो एक स्टार फॉर्मिंग रीजन में है, जैसे ओरायन नेबुला है जहां पर नए सितारे बन रहे हैं। इसी तरह ये जो कैरिना नेबुला है वो भी एक स्टार फॉर्मिंग रीजन है, और उसमें जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं वो नए सितारों के बनने की वजह से, और ये जो बड़े सितारे होते हैं वो कम उम्र रहते हैं, उनके इख्तिताम की वजह से उसमें मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब अगर आप एटा कैरिना को जरा करीब से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये एक नॉर्मल किस्म का सितारा नहीं, बल्कि इसमें 2 लोब्स आपको नजर आ रही हैं, और ये एक डम्बेल किस्म का स्ट्रक्चर है। ये एस्ट्रोनॉमर्स इसको कहते हैं ह्यूमन्ट्रिवस नेबुला। लेकिन ये इतनी अजीब सी चीज है, ये नॉर्मल सितारा तो नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है? ये जो आप एक डबल लोब स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दरअसल वो जो 1843 की इरप्शन थी, ये उसका नतीजा है। ये जो बड़े सितारे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारे सूरज से 8-10 गुना ज्यादा बड़े हों, उनकी जिंदगी कम होती है और उनकी जिंदगी के आखिर में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन ये जो एटा कार है वो हमारे सूरज से तकरीबन 150 गुना यानी कि 150 टाइम्स उसका मादा हमारे सूरज से ज्यादा है।
बल्कि हमारे एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल यह है कि ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे ज्यादा मैसिव सितारा है। कम से कम आज तक हमें इससे ज्यादा बड़ा सितारा नहीं मिला। अब ख्याल यह है कि ये जो 1843 की इरप्शन थी उसमें कुछ 10% उसका जो मास था, यानी कि काफी ज्यादा, क्योंकि वो काफी बड़ा सितारा ऑलरेडी है, वो उसने इजेक्ट किया। और आज ये जो हम उसके डबल लोब फीचर देख रहे हैं, ये उसकी मास इजेक्शन है या उसकी हम इरप्शन का नतीजा देख रहे हैं। अब ये जो सितारे होते हैं जैसे एटा कार है, इनकी उम्र काफी कम होती है। हमारा सूरज जो है वो तकरीबन आज से 4.5 अरब साल पहले बना था, और ख्याल यह है कि आज से 5-6 अरब साल तक वो और रहता रहेगा। लेकिन ये जो सितारे हैं जो बहुत बड़े होते हैं, और खासतौर से एटा कार जैसे सितारे, इनकी उम्र कुछ मिलियन साल या उससे भी कम होती है। एटा कार की जो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं ल्यूमिनस ब्लू वेरिएबल या LBV। तो इस सितारे को अच्छी तरह समझने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स को मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ्स या मुख्तलिफ किस्म की रोशनियां उनको उन्होंने इस्तेमाल किया। बल्कि ये काफी कॉमन है कि एस्ट्रोनॉमी में जब भी हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो खाली विजिबल लाइट में नहीं, बल्कि और भी जो वेवलेंथ्स हैं उसमें भी देखना पड़ता है, जैसे इंफ्रारेड है और एक्स-रेज हैं वगैरह वगैरह। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो एटा कार है, ये हबल स्पेस टेलीस्कोप जो ज्यादातर विजिबल लाइट में काम करती है और थोड़ी सी अल्ट्रावायलेट और थोड़ी सी इंफ्रारेड में, ये उसका एक की टारगेट था। तो ये तो हबल स्पेस टेलीस्कोप हो गया, लेकिन इसके अलावा ये चंद्रा स्पेस टेलीस्कोप जो एक्स-रेज में काम करती है उसने भी इसको स्टडी किया, और स्पिट्जर इंफ्रारेड स्पेस टेलीस्कोप उसने भी इस एटा कार को काफी डिटेल में स्टडी किया। तो पहली बात तो यह है कि हम वापस से वो इस डबल लोब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं जो कि विजिबल लाइट में नजर आ रहा है। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने इस सिलसिले में मॉडलिंग भी की और ये देखा कि ये डबल लोब स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशंस में कैसे नजर आएगा। तो ये आप इस वक्त उसकी शक्ल देख रहे हैं, और ये जो मटेरियल है, ये डबल लोब स्ट्रक्चर, ये एस्ट्रोनॉमर्स कुछ अरसे से उसको ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, और उन्होंने ये पता लगाया है कि ये अभी भी फैल रहा है। तो याद है आपको 1843 में ये इरप्शन हुई, और ये मटेरियल अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, बल्कि बहुत तेजी के साथ। बल्कि उसकी जो रफ्तार है वो तकरीबन, ये जो आपकी बुलेट है राइफल की, उसकी स्पीड से तकरीबन 600 गुना ज्यादा तेज। अब आप इस डबल लोब स्ट्रक्चर के साथ अब आप थोड़ी सी अल्ट्रा वायलेट लाइट देख रहे हैं। अब ये जो बड़े सितारे होते हैं वो काफी अल्ट्रा वायलेट लाइट को इमिट करते हैं, और ये आपको ये जो लोब्स के बीच में जो जगह है वहां से आपको ये लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट जो नीले रंग की नजर आ रही है इस तस्वीर में, वो आपको एक लिहाज से शुआओं की तरह से नजर आ रही है। ये उसी तरह से है जैसे अगर बादल हो कुछ गहरे, मगर सूरज भी वहां पर उनके पीछे हो, और सूरज की जो रोशनी है वो शुआओं की तरफ से कभी कभार नजर आती है। तो ये जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, ये लोब्स के बीच में जो जगह है वहां पर उसको निकलने का मौका मिल रहा है। लोब्स जो हैं वो ज्यादा घने हैं और वो इस अल्ट्रा वायलेट लाइट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं। अब आइए जरा एक और चीज को देखते हैं। अब आपको ये जो लाल सी चीज नजर आ रही है, ये हाइड्रोजन गैस है जो इस एटा कार की रोशनी की वजह से, बल्कि जो इसकी कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, ये हाइड्रोजन गैस को एक चीज कहलाती है कि उसको वो आयोनाइज करती है, और आयोनाइज करने के बाद ये एक स्पेसिफिक सिग्नेचर्स होते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि यहां पर काफी गर्म रोशनी मौजूद है। तो ये हाइड्रोजन की रोशनी आपको इस लाल उसमें नजर आ रही है। और अगर आप इसके भी थोड़ा आगे जाएं तो अब ये जो आपको जामनी सा रंग नजर आ रहा है, ये है चंद्रा स्पेस टेलीस्कोप का इमेज एक्स-रेज में। और ये एक्स-रे गैस जो है, ये दरअसल ये जो उसने आउटबर्स्ट किया एटा करेना ने कुछ अर्सा पहले, ये वो मटेरियल है
जो अब जाकर किसी और मटेरियल में टकरा रहा है। ये और कौन सा मटेरियल है? तो एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेट किया कि ये जो एक्सरे इमिशन है, जो एक्सरे गैस है, वो वहां पर आ रही है जहां पर एक पुराना आउटबर्स्ट था इसी एटा कार का, तकरीबन 1000 साल पहले। तो ये जो नया मटेरियल है, ये पुराने मटेरियल से जाकर टकरा रहा है और हमें उसका इसलिए पता चल रहा है क्योंकि वहां पर ये एक्सरे इमिट हो रही हैं। अब अगर आप इसको और बड़े स्केल के ऊपर देखें तो ये बहुत ही खूबसूरत आपको इमेज नजर आ रहा है। ये है उसका इंफ्रारेड इमेज, और इंफ्रारेड में एटा कार जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, बल्कि पूरे आसमान पे ये इंफ्रारेड का सबसे ब्राइटेस्ट सोर्स है। तो ये जो आपको पूरा एरिया नजर आ रहा है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये इंफ्रारेड रेडिएशन है जो कि एटा करेना जो उसकी रोशनी है वो तो एब्जॉर्ब हो गई, ज्यादातर वो अल्ट्रावायलेट में है, वो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन एब्जॉर्ब होने के बाद वो दोबारा से री इमिट होती है डस्ट पार्टिकल्स की वजह से। यानी कि वो डस्ट पार्टिकल्स को गर्म करती है और वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो इंफ्रारेड लाइट देते हैं। तो ये जो आप खूबसूरत इमेज देख रहे हैं ये इंफ्रारेड में है। ये एटा करेना के आसपास का इलाका जो एक लिहाज से उसकी गर्मी की वजह से, उसके जो मेन सितारा है उसकी गर्मी की वजह से री इमिट हो रहा है। ये एक खूबसूरत एग्जाम्पल है, ये जो मुख्तलिफ लाइट्स की बात की कि किस तरह से एस्ट्रोनॉमर्स एक फिनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं कि आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस जो हैं उनकी वजह से मुख्तलिफ रोशनियां होती हैं और उन मुख्तलिफ रोशनियों की वजह से हम एक तस्वीर बना सकते हैं कि यहां पर असल में फिजिक्स के हिसाब से क्या हो रहा है। लेकिन एक मिनट, ये होमुन्कुलस नेबुला, ये जो डबल लोब स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्यों है? तो ये जो कहानी है वो जरा और दिलचस्प हो जाती है। दरअसल ये इस किस्म के डबल लोब स्ट्रक्चर्स, ये जो आउटबर्स्ट के बाद वो उस सूरत में होते हैं कि अगर कोई चीज जो है जो उसके इक्वेटर के रीजन में वो उस चीज को ब्लॉक कर रही है तो मटेरियल जो है वो ऊपर और नीचे से निकल रहा है। इस किस्म के फीचर्स जो हैं वो एस्ट्रोनॉमी में और जगहों पर भी नजर आते हैं। ये जो सूरज जैसे सितारे हैं उनका जब अख्ताम होता है प्लैनेटरी नेबुला की शक्ल में, तो कई दफ़ा हमें वो प्लैनेटरी नेबुला जो हैं वो डबल लोब स्ट्रक्चर या डबल स्ट्रक्चर उस किस्म का उसमें नजर आते हैं, आवर ग्लास स्ट्रक्चर है जैसे। यहां पर एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि दरअसल एटा कार जो है, ये एटा करेना जो है वो अकेला सितारा नहीं बल्कि वो जो है एक बाइनरी स्टार सिस्टम का हिस्सा है। और ये जो दूसरा सितारा है वो भी कोई छोटा सितारा नहीं बल्कि काफी बड़ा है। तो जैसा मैंने जिक्र किया, एटा कार जो है वो तो हमारे जो कहकशां है उसका सबसे ज्यादा गालिबन मैसिव स्टार है, जिसका 150 गुना ज्यादा हमारे सूरज से उसका मादा या मैस है। ये जो उसका कंपेनियन है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं सेकेंडरी स्टार, जो बड़ा सितारा होता है उसको कहते हैं प्राइमरी, और जो छोटा सितारा होता है रिलेटिवली उसको कहते हैं सेकेंडरी। तो इस सिस्टम में ये जो सेकेंडरी सितारा है वो हमारे सूरज से तकरीबन 30 गुना या 30 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। तो ये दो सितारे जो हैं वो बाइनरी सिस्टम बना रहे हैं और ये काफी अजीबोगरीब किस्म का सिस्टम है क्योंकि एटा कार जो है वो काफी सारी उसकी आउटबर्स्ट्स भी उसके साथ चल रही हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने कैलकुलेट किया है कि इन दोनों जो स्टार सिस्टम्स हैं इनका जो ऑर्बिट है वो तकरीबन 5.5 साल लगते हैं उसको एक दूसरे के गिर्द घूमने में। और ये जो सेकेंडरी सितारा है एक लिहाज से उसका जो एवरेज डिस्टेंस है ये प्राइमरी सितारे से, एटा कार से, वो तकरीबन 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या उतने फासले के ऊपर है कि जितना सैटर्न और यूरेनस हैं उनके दरमियान का रिश्ता हमारे सूरज से है। ठीक है, तो अगर आप उस वक्त उस जगह पर आप एक और सितारा रख दें तो इतना फासला है इन दोनों सितारों के बीच में। और ख्याल ये है कि ये जो सेकेंडरी सितारा है जो है तो काफी बड़ा लेकिन एटा कार के मुकाबले में रिलेटिवली छोटा है, वो इसकी जो एटा कार की जो विंड्स हैं वो उसके अंदर गालिबन बिल्कुल वो फंसा हुआ है और उसकी वजह से
थोड़ा सा गालिबन शायद उसके गिर्द एक्रीशन डिस्क भी हो एटा कार की वजह से, तो शायद इस वजह से वो मटेरियल इक्वेटर के जरिए जो बीच में वहां से मटेरियल नहीं इजेक्ट हो सकता, तो आपके पास ये डबल लोब स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसकी बहुत प्रिसाइज, उसकी बहुत वो डिटेल में चीजें देख सकती है, वो भी इन सितारों को रिजॉल्व नहीं कर पाई, क्योंकि उसके गिर्द इतना सारा मटेरियल मौजूद है, जैसा ह्यूमनक्लियोस नेबुला के एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्चुअल में इन दो सितारों को नहीं देखा, लेकिन वो मुख्तलिफ चीज़ों से वो स्टडी कर सकते हैं कि गालिबन यहाँ पर ये दो सितारे ऑर्बिट कर रहे हैं और वो अब एक दूसरे से रिलेटिवली करीब हैं, और उसकी वजह से ये डबल लोब स्ट्रक्चर मौजूद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक दिलचस्प सितारा है एटा कार, इसमें बहुत सारी फ्लक्चुएशंस भी हो रही हैं। एक लिहाज से वो जो सुपरनोवा इंपोस्टर था, उसने ये भी चीज भी हो गई, और उसकी लाइफ टाइम भी रिलेटिवली कम है, तो वो कब सुपरनोवा होगा? तो ख्याल ये है, एस्ट्रोनॉमर्स का एस्टिमेट ये है कि अगले कुछ लाख सालों में ये सितारा जो है वो सुपरनोवा हो जाएगा। और ये एक और अच्छी बात ये है कि ये जमीन से इतने फासले के ऊपर है कि जमीन को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि जमीन के ऊपर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आसमान के ऊपर बहुत ही जबरदस्त नजर आएगा, बल्कि ख्याल ये है कि ये सबसे ब्राइट सुपरनोवा होगा हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री में। कुछ और सुपरनोवा जो है 1066 में था, जिसको इब्ने सीना ने भी ऑब्जर्व किया था, और फिर ये 1500s और 1600s में भी कुछ सुपरनोवा थे जो नेकेड आई से विजिबल थे। ये सुपरनोवा जो थे वो तकरीबन वीनस जितने ब्राइट हो गए थे, जो कि काफी ब्राइट हैं। ख्याल ये है कि एटा कार जितने फासले के ऊपर है और वो जितना बड़े किस्म का सितारा है, ये जो लुमिनस ब्लू वेरिएबल, ख्याल ये है कि जब ये सुपरनोवा होगा तो वो जमीन से हमें वीनस से भी कहीं ज्यादा, शायद 50 या 100 गुना ज्यादा भी ब्राइट नजर आ सकता है, यानी कि वो हमें शायद दिन में भी नजर आए। लेकिन उसमें अभी काफी टाइम है, शायद वो कल सुपरनोवा हो जाए, शायद वो कुछ लाख साल के बाद हो। लेकिन जो लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी मायूसी की बात है, क्योंकि जब एटा कार, और मैं ये नहीं कह रहा कि अगर, बल्कि मैं कहूंगा कि जब एटा कार सुपरनोवा हुआ तो वो सदर्न हेमिस्फीयर में जबरदस्त नजर आएगा। लेकिन जब आप उसकी तस्वीरें देखें, जब आप उसके डबल लोब स्ट्रक्चर को देखें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो मैसिव बड़े किस्म के स्टार्स हैं, ये आप उनकी आखिरी स्टेजेस देख रहे हैं, और एक लिहाज से ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से सितारे जो हैं, जो बड़े सितारे हैं, वो सुपरनोवा बनते हैं। ये सुपरनोवा इन द मेकिंग है।